हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 6th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 9th। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इस 6th चैप्टर के लास्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस करेगा उस जनरेटर को हम पढ़ेंगे, दैट इज़ एसी जनरेटर। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा। पूरे चैप्टर में हमने फ्लक्स परिवर्तन की बात की। हमने ये कहा कि जब कभी भी किसी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और परपथ अगर बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा जो अनुप्रयोग है जिसके आधार पर हमने एक मशीन बनाई है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो ये बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर ही कार्य करता है। तो बच्चों पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थीम है उसकी बात कर लेते हैं कि हमने बच्चों पढ़ा कि यदि किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स, अगर फाई की बात करें तो आपने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा। तो हमने 3 तरीके बताए थे बच्चों। अगर हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो फ्लक्स का परिवर्तन हम फील्ड को चेंज करके कर सकते हैं, बी के मान को हम चेंज करें यानी परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र लगाएं किसी परपथ पर, या एरिया में परिवर्तन करें या थीटा में परिवर्तन करें। थीटा में परिवर्तन करने का मतलब उसको घुमाएं, उस कुंडली को या उस परपथ को हम किसी चुम्बकीय क्षेत्र में घुमाएं तो थीटा चेंज होगा। इन तीनों ही सिचुएशन में बच्चों फाई चेंज होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो धारा उत्पन्न होगी बच्चों। तो जनरेटर क्या करता है? एसी पावर को बनाता है बच्चों, एसी जनरेट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। और उसका जो सिद्धांत है वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया कि हमें फ्लक्स बदलना है। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे? थीटा को चेंज करेंगे। थीटा बदल के यानी कॉइल को घुमा करके, कुंडली को घुमा करके थीटा बदल के हम फ्लक्स का मान परिवर्तित करेंगे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की सबसे बड़ी उपलब्धि है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। आज इस जनित्र के कारण ही हम विद्युत का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं। एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन भी चलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इससे चल रही हैं बच्चों। तो जनरेटर की जो बच्चों खोज है इसका श्रेय टेस्ला को जाता है। ठीक है ना बच्चों? आपने नाम सुना होगा टेस्ला का, वैज्ञानिक का नाम है टेस्ला। तो बच्चों अगर हम कल्पना करें कि एक दिन के लिए हमारी घर की पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है तो हम कितने विचलित हो उठते हैं, ऐसा लगता है कि हम जाने कितने पीछे समय में लौट गए हैं। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो पहले इसकी जो मूल संरचना है उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ एक्चुअल स्थिति तो नहीं बनाई जाएगी, यहाँ सैद्धांतिक चित्र बनाया जाएगा बच्चों। तो फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो किस तरीके से करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, और इसकी बनावट का हम केवल सैद्धांतिक चित्र बनाएंगे बच्चों। तो देखो सैद्धांतिक चित्र की बात करें तो ये हमने लिए मैग्नेट्स के पोल। एक पोल ये है मैग्नेट का, एक ये क्या करेगा बच्चों? चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बी उत्पन्न होगा यहाँ। जैसे ये मान लिया मैंने नॉर्थ और इसे मान लिया साउथ। ठीक है ना बच्चों? थोड़ी शेडिंग दे दें, चित्र अच्छा लगने लगेगा। अब बच्चों ये तो चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का इंतजाम हमने कर लिया। अब इसी चुम्बकीय क्षेत्र में बच्चों एक कुंडली रखी जाएगी। अब बच्चों वो जो कुंडली रखी जाएगी, मैं यहाँ बनाता हूँ, एक लूप दिखा देता हूँ उसका, उस कुंडली का एक लूप। बात समझना बच्चों।
बहुत सारे फेरों की एक कुंडली होगी जो कि बच्चों आर्मेचर के ऊपर लपेटी जाएगी। आर्मेचर नरम लोहे की बहुत सारी पत्तियों से मिल करके मिला करके एक क्रोड बनाई जाती है, उसको हम आर्मेचर कहते हैं, जिस पर कुंडली लपेटी जाएगी बच्चों। तो जिस पर कुंडली लपेटी जाएगी वो, जैसे मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, वहाँ तो हमें केवल सिद्धांत समझना था। जैसे बेलनाकार है, एक सैद्धांतिक बात बता रहे हैं बच्चों, आपको हम जनरेटर बनाना नहीं सिखा रहे हैं। तो ये जैसे आर्मेचर, इसके ऊपर कॉइल लपेटी जाएगी बच्चों, बहुत सारे फेरे होंगे, नंबर ऑफ लूप्स होंगे इसमें, समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ कॉइल का एक लूप दिखा दिया है बच्चों, बात समझ गए होंगे। तो देखें, और यहाँ से एक जाती है साफ्ट। साफ्ट एक छड़ होगी जिसके ऊपर आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर कॉइल होगी। इसको हमें क्या करना है बच्चों, घुमाना है। इसे मैंने साफ्ट बना दिया। अभी मैंने बताया था हमें फ्लक्स में परिवर्तन करना है। फ्लक्स में परिवर्तन बच्चों यहाँ कैसे करेंगे, कुंडली को घुमा के, जब घुमाएंगे तो थीटा चेंज होगा बच्चों, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो बच्चों मैंने ये क्या बना दी, साफ्ट। आपने गांवों में वैद्युत मोटर देखी होंगी, उनमें साफ्ट होती है, यही इसी साफ्ट के थ्रू ही तो बच्चों इसे घुमाएंगे साफ्ट को, तब ये आर्मेचर घूमेगा यानी कॉइल घूमेगी। ये हमने साफ्ट बना दी बच्चों। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये क्या हैं, चुंबकीय ध्रुव यानी मैग्नेटिक पोल्स। एक पोल ये है, ये भी है मैग्नेटिक पोल। ये क्या है बच्चों, यहाँ लिख दूं मैं साफ्ट। अब देखें इसी साफ्ट पर बच्चों, इसी साफ्ट पर सर्पी बलय होंगे बेलनाकार आकृति के, जो इससे अटैच होंगे। बनावट समझते चलना बच्चों। ये मैंने बना दिए सर्पी बलय। दो सर्पी बलय इसमें होंगे। ठीक है, एक सर्पी बलय ये और एक सर्पी बलय ऊपर। ये सर्पी बलय बच्चों जब साफ्ट घूमेगी तो ये भी घूमेंगे, ये इसमें फिक्स हैं। ये सर्पी बलय इसके अंदर फिक्स हैं। ये क्या हैं बच्चों, सर्पी बलय। इन्हीं सर्पी बलय से टच करते हुए इसके संपर्क में कार्बन के ब्रश होते हैं बच्चों। ये इनसे टच किए हुए हैं। एक इधर बना देता हूं, एक इधर बना देता हूं। बच्चों समझ रहे हैं ना, ये कार्बन के ब्रश हो गए जो इनके कांटेक्ट में रहेंगे बच्चों। तो जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो वो इन्हीं से होकर के वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, अब यहाँ हम जो भी उपकरण, जो विद्युत का उत्पादन होगा उससे हम जो कुछ चलाना चाहेंगे वो यहाँ लगा दिया जाएगा। एक्सटर्नल प्रतिरोध दिखा देता हूँ मैं। जो भी चीज़ चलाएं आप, फैन चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, टेलीविज़न चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चलाएं, जो भी चलाएं वो यहाँ पर होगा, उससे कनेक्ट हो गया। तो बच्चों ये क्या हैं, कार्बन के ब्रश। और ये
बच्चों ये क्या हैं, जो हमने ड्रम जैसी आकृति बनाई है, सर्पी वलय, स्लाइडिंग रिंग्स हैं, सर्पी वलय। यानी स्लाइड कर रहे हैं, इन पर ये ब्रश स्लाइड करेगा। तो ये रही बच्चों उसकी मूल संरचना, उसका सैद्धांतिक चित्र एसी जनरेटर का। तो ये साफ्ट मैंने लिख ही दिया बच्चों। अब एक वायर यहाँ कनेक्ट होगा बच्चों इस वाले सर्पी वलय से, इससे, और दूसरा वायर इसके अंदर से होता हुआ इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, एक वायर बच्चों इससे कनेक्ट है, एक इस सर्पी वलय से कनेक्ट है। तो इस कॉइल में जो करंट उत्पन्न होगी वो इन्हीं के थ्रू, जैसे इस दिशा में आ रही है तो ऐसे होकर के आएगी, इन सर्पी रिंग्स से ब्रश तक जाएगी, ब्रश से फिर कनेक्टिंग जो कनेक्शन वायर्स हैं उनके थ्रू, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा। तो बच्चों ये कार्य कैसे करेगा? अब बच्चों इसको घुमाते हैं और इसको जैसे इस डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूँ, ओमेगा कोणीय आवृत्ति से इसको जब हम घुमाएंगे बच्चों, मैंने अभी खड़े होकर देखा तो चित्र थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लाइन सीधी नहीं आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्केल से सुंदर सा इसका चित्र बना लेना। तो बच्चों अब चलते हैं कि क्या होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ जब घुमाएंगे तो थीटा लगातार बदलेगा ना, जब थीटा बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, यानी थीटा यहाँ पर वेरिएबल है हमारा। जितनी तेज़ी से इसको घुमाएंगे, तो आपने देखा है, आप जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर में उसकी शाफ्ट को हम घुमाते हैं, उसमें इंजन लगा होता है, डीजल इंजन, वो डीजल इंजन उसकी शाफ्ट को घुमाता है, कुंडली को घुमाता है। जितनी तेज़ी से घूमेगा फ्लक्स परिवर्तन उतनी तेज़ी से होगा, उतनी ही ज़्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर देखें, फाई इक्वल्स टू दिस, इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो डी फाई ओवर डी टी, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, तो बी ए और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो बच्चों आपको पता है कि डी थीटा ओवर डी टी क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाई ओवर डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और थीटा बराबर हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। तो डी फाई ओवर डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। अब बच्चों ये घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से कुंडली, तो फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको देखें तो फैराडे के नियम से यदि इस कुंडली में n फेरे हों तो E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई या डी फाई ओवर डी टी ये होता है, और डी फाई ओवर डी टी की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, E बराबर E नॉट, सॉरी एक सेकंड बच्चों, माइनस तो कैंसिल आउट हो गए बच्चों, तो E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन, अभी थीटा ही लिख लेते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए, ओमेगा टी लिख दो या थीटा लिख दो एक ही बात है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया इस कुंडली के अंदर। तो बच्चों अब इसकी जो कहना चाहिए ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है इसकी प्रकृति की बात कर लेते हैं, ये कैसा विद्युत वाहक बल है। तो बच्चों जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बदलेगा। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ। हाँ तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई अपने पास, E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब बच्चों जब थीटा 0 है, थीटा क्या है बच्चों,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इस कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब से बना कोण। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचें, जैसे इस स्थिति में बच्चों थीटा जो है, इस स्थिति में जो कुंडली का तल है बच्चों, कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, जिधर क्षेत्र है वैसे ही कुंडली है, ठीक है ना। अब कुंडली घुमाएंगे तो थीटा अलग होगा, ठीक है ना। जैसे 90 डिग्री घुमा दी, फिर 180, फिर 270, तो अलग अलग एंगल के हिसाब से जब थीटा 0 है तो उस केस में देखें ई हो जाएगा 0, हो गया, ई 0 हो गया इस इक्वेशन से। और जब थीटा π/2 होगा या 90 डिग्री होगा तो ई हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि बच्चों ये साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है +1 और -1 के बीच वेरिएट होती है, आवर्ती रूप से बदलती रहती है। तो थीटा 90 पर सबसे ज़्यादा वैल्यू +1 ये हुई, साइन थीटा साइन 90 यानी 1, तो ये आ गया n/a⍵। ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, महत्तम मान है, महत्तम। तो इस महत्तम मान को आयाम कह देंगे बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम। और किससे लिखेंगे उसको, E0 से। तो E0 ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि E0 बराबर ये है क्या, E मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो n/a⍵ की जगह मैं E0 लिख दूं बच्चों, तो E बराबर इक्वेशन आ गई E0 साइन थीटा, या E बराबर E0 साइन ω/t। अब देखें, अगर मैं थीटा बच्चों 270 कर दूं, 270 कर दूं, 180 पर फिर 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 तो E बराबर 0, थीटा बराबर 90 तो मैक्सिमम वैल्यू, थीटा बराबर 180 पर फिर 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। फिर थीटा बराबर 270 पर, यानी 270 कोण एंगल के कोण से कॉइल को घुमा दिया है। आप बात समझ रहे हैं, जैसे ये है, ये कुंडली है, समझना बात को। ये कुंडली इस समय ये है, इसको 90 डिग्री घुमा दिया, 180 अंश घुमा दिया, 270 घुमा दिया, 360 पर घूम के फिर उसी स्थिति में आ गई। तो अलग अलग बात हो रही है बच्चों। जैसे इस समय मान लीजिए, देखें इस समय वहाँ देखें क्षेत्र इस दिशा में है, कुंडली ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, तो कुंडली पर खींचा गया लंब क्षेत्र रेखाओं के साथ 90 का एंगल बना रहा है, 90 का, क्योंकि क्षेत्र इधर है, कुंडली का तल उसी में ही है। तो कुंडली पर खींचे गए अभिलंब से थीटा नापते हैं, तो थीटा बच्चों इस समय कितना है, 90 है, तो इस समय फ्लक्स है 0, क्योंकि फाई बराबर BA cos थीटा होता है। तो मैंने बताया था फाई बराबर BA cos थीटा। तो इस समय फ्लक्स 0 है, और जब 90 डिग्री घुमा दिया तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया अब, क्योंकि कॉस अब 0 हो गया थीटा, क्योंकि इस पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो गई, थीटा हो गया 0। जब 90 डिग्री से घुमा देंगे तो फ्लक्स उस समय मैक्सिमम होगा। तो 0 से लेकर 90 तक जैसे ही पहुँचे तो 90 पर जाते ही वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन सबसे ज़्यादा हो गया, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। इसीलिए वहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उस समय मैक्सिमम हो जाता है। 270 पर जब पहुँचते हैं बच्चों तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, साइन 270 की -1, तो E बराबर कितना रह जाएगा, -E0। -E0 यानी अब दिशा बदल गई, यानी अब प्रेरित धारा दूसरी दिशा में बहने लगी। एक बार ऐसे बह रही थी तो अब ऐसे बहने लगी। अभी इसका एक ग्राफ बना के भी समझाएंगे बच्चों। और थीटा बराबर 360 पर E कितना हो गया, फिर 0, यानी देखें आवर्ती रूप से बदल रहा है ये विद्युत वाहक बल, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसीलिए ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, क्योंकि इसका मान आवर्ती रूप से बदल रहा है। जबकि दिष्ट धारा में बच्चों धारा नियत बहती है, दिशा एक ही रहती है,
दिष्ट धारा क्या होती है? जो एक ही दिशा में बहती है। दिष्ट धारा में आप सेल लगाते हो, प्लस टर्मिनल से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, लेकिन यहाँ धारा आवर्ती रूप से उसकी वैल्यू भी बदल रही है और आवर्ती रूप से दिशा भी बदल रही है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुई 0 से लेकर 360 तक, यानी एक पूरा चक्कर हो गया कुंडली का। इस पूरे एक चक्कर में बच्चों, पूरे एक चक्कर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उससे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, उसका अगर हम ग्राफ खींचें तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, इस तरीके से आएगा बच्चों। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये मैंने एक साइकिल कहलाती है ये। तो देखें यहाँ 0 था, जैसे थीटा 0 था, तो इस एक्सिस पर मैं विद्युत वाहक बल ले रहा हूँ बच्चों, इस पर ई विद्युत वाहक बल। तो थीटा बराबर 0 पर 0, और जैसे ही थीटा 90 हुआ, कुंडली घूम के 90 डिग्री तक पहुँची, उस समय वैल्यू हो गई मैक्सिमम। यहाँ बताई थी E0, यानी ये यहाँ ये जो मान है ये कितना है E0, ये मान, ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। अब 90 से 180 की ओर घुमाते ले जा रहे हैं तो धारा घटने लगी और 180 पर जा कर के फिर 0 हो गई। अब 180 से आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर अब नीचे, अब विपरीत दिशा में बहने लगी बच्चों 180 अंश के बाद, क्योंकि कुंडली अब जो पहले ऐसे थी वो पलट के 180 घुमाने का मतलब ये है, कुंडली ऐसे थी पहले, तो ये 90 पर, और ये कुंडली पलट चुकी है पूरी 180 अंश पर जाके। तो 180 के बाद फिर करंट दूसरी दिशा में बहने लगी, इसलिए दूसरी हाफ साइकिल को हमने नीचे बनाया है। नीचे वाली साइकिल ये बताती है कि धारा अब विपरीत दिशा में बह रही है। तो एक चक्कर में धारा 2 बार अपनी दिशा बदलती है, मतलब एक बार एक दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में, एक साइकिल में। तो बच्चों 270 पर ये 180 पर हो गया, ये हो गया 180 पर, और 270 पर फिर मैक्सिमम वैल्यू हो गई, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए इसको -E0 लिख दिया था हमने। माइनस साइन ये बता रहा है कि धारा की दिशा अब बदल गई परपथ में। तो फिर घटने लगी 270 से अब 360 की ओर ले जा रहे हैं, 360 पर जा कर के फिर शून्य हो गई। अब फिर दूसरा चक्कर शुरू होगा बच्चों, तो फिर यही सिचुएशन आ जाएगी, दूसरे चक्कर में फिर यही सिचुएशन आ जाएगी। तो देखें धारा आवर्ती रूप में बदल रही है। देखो यहाँ एक दिशा में थी, फिर दूसरी दिशा में, फिर पहली वाली दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, फिर पहली वाली दिशा में, फिर दूसरी दिशा में। तो एक चक्कर में धारा, एक साइकिल में धारा एक बार इधर बहती है तो एक बार इधर बहेगी बच्चों, दिशाएं पलटेगी। इसीलिए इसको, और चूंकि ये आवर्ती रूप से हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हो गया। इससे जो धारा उत्पन्न होगी वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। और जिस मशीन ने ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया है, इसको हम क्या कह देते हैं? AC जनरेटर, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो बच्चों ये पूरी एक साइकिल कहलाती है, और इतने का जो समय है वो उसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड के केस में देखें तो यहाँ 0 और ये हाफ, और यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुई, उसका टाइम पीरियड T, ठीक है, T, और ये T/4 और ये 3T/4, ठीक है बच्चों, 3T/4। तो ये एक टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम। तो बच्चों आपने देखा है कि आपको जब बैटरी से कोई चीज़ चलानी होती है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल देखने होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से किसी सर्किट का सेल, किसी सर्किट के पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। हमें ध्यान रखना होता है पोलरिटी का। तो हमें जैसे DC फैन चलाना है तो हमें उसके प्लस माइनस के वायर्स का ध्यान रखना होगा। बैटरी के प्लस इलेक्ट्रोड टर्मिनल से हम उस पंखे का प्लस वाला वायर जोड़ेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव वाला। लेकिन बच्चों प्रत्यावर्ती धारा में तो दिशा निश्चित है ही नहीं, आती है एक साइकिल में एक बार इधर एक बार इधर। तो इसीलिए आपने देखा होगा घरों के अंदर जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं बच्चों, हम प्लग ऐसे ही लगा देते हैं, ये नहीं देखते कि पलट के लगा दें कि ऐसे कौन सी पिन कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ तो धारा यूं बह रही है।
तो बच्चों हमारे घरों में यानी इंडिया के अंदर, इंडिया में जितने भी घर हैं, घर की ही बात नहीं हो रही, घर हैं, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है वो ध्यान रखना है बच्चों, 50 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति? 50 हर्ट्ज है। यानी 1 सेकंड में ऐसे दोलनों की संख्या, तो 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी बच्चों। तो जब 50 साइकिल कंप्लीट होंगी तो 1 सेकंड में 50 बार धारा उस परपथ में एक दिशा में बहेगी और 50 बार दूसरी दिशा में बहेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक साइकिल में एक पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे वाली जो हाफ साइकिल है उसको नेगेटिव कहते हैं और इसको पॉजिटिव कह देते हैं। तो 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल बनेंगी बच्चों। जो ये एक साइकिल है ना, तो 1 सेकंड में धारा, एक साइकिल में देखो बच्चों 2 बार महत्तम हुई थी धारा, विद्युत वाहक बल। मैं धारा बोल रहा हूँ, धारा का भी ग्राफ ऐसे ही आएगा बच्चों। तो 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल हो रही हैं और एक साइकिल में 2 बार विद्युत वाहक बल मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति जो है इसको घुमाने की भी हो गई बच्चों। ठीक है, जितनी आवृत्ति से ये घूमेगा उतनी ही आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इंडिया के अंदर, और आपने देखा भी होगा कि जो उपकरण हैं, आप अपने घर पर उपकरण देखना जो कि इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैं, विद्युत उपकरण, जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो करते हैं कपड़ों पर, या आप अपना फैन देखना, पंखा, या रेफ्रिजरेटर देखना, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा एप्लियंस जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो, उस पर बच्चों उसके स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं कि 200 वाट, इतने वोल्ट, ऐसे लिखे होते हैं। वहाँ आवृत्ति भी देखना बच्चों 50 हर्ट्ज लिखी होगी। तो जो इंडिया के अंदर विद्युत उपकरण बनाए जा रहे हैं वो भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें जो पावर मिल रही है, जो भी पावर का उत्पादन हो रहा है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, आवृत्ति पर हो रहा है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हर कंट्री में 50 हर्ट्ज ही होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशों में 60 हर्ट्ज भी है, जैसे यूएसए में 60 हर्ट्ज आवृत्ति की करंट होती है। तो मैं एक बात कह रहा था कि एक साइकिल में 2 बार विद्युत वाहक बल महत्तम हुआ था, तो 2 बार प्रत्यावर्ती धारा भी अधिकतम होगी, और 1 सेकंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ऐसी 50 साइकिल हुई, तो यानी 100 बार अधिकतम होगी। यानी अगर हम एक बल्ब लगा दें बच्चों कमरे में तो वो 100 बार जलता है 1 सेकंड में और 100 बार बुझता है। लेकिन हमारी जो आँख है वो इतने छोटे अंतराल को, यानी बहुत जल्दी जल्दी होगी ये क्रिया, इतने कम सूक्ष्म समय अंतराल को हमारी आँख जज नहीं कर पाती है, और हमें ऐसा लगता है कि बल्ब लगातार जल रहा है। जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है बच्चों 100 वाट का, अपने कितने ही वाट का हो बच्चों, वो तो मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो वो 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा, क्योंकि 2 बार करंट बच्चों मैक्सिमम होगी, क्योंकि 2 बार विद्युत वाहक बल मैक्सिमम हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित, लेकिन अब अगला चैप्टर जो आ रहा है, चैप्टर नंबर 7, उसमें बच्चों प्रत्यावर्ती धारा ही पढ़नी है, तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हमने केवल ये देखा कि किस तरीके से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से हमने जनरेटर बना लिया है बच्चों। हमने का मतलब इसका श्रेय किसको दोगे बच्चों? टेस्ला को दोगे। तो अब बात आती है बच्चों कि सीधी सी बात, पूरा लेक्चर का जो सारांश है वो ये है कि हमें शाफ्ट घुमानी है। शाफ्ट घुमाएंगे, आर्मेचर घूमेगा, कॉइल घूमेगी, इसके घूमने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसमें धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उस प्रेरित धारा से ही हम अपने दैनिक दिनचर्या के काम, मशीनें चला सकेंगे। जैसे पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, जो भी कुछ है वगैरह वगैरह, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, एप्लियंसेस होते हैं बच्चों जो विद्युत से चलते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 7 अब स्टार्ट होने वाला है बच्चों। आज हमने चैप्टर 6 क्लोज कर दिया है, तो अगला चैप्टर का नाम ही है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा। तो उसमें हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि कितनी इसकी RMS वैल्यू होती है, कितनी इसकी मीन वैल्यू होती है। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं करने को, वो तो अब
थोड़ा सा इंतजार करें, चैप्टर अब स्टार्ट होगा। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसका बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ओके, गुड बाय।